Good morning everyone. Today we will do component of physical fitness. फिजिकल फिटनेस की 5 कंपोनेंट्स हैं: इंडोरेंस, स्पीड, स्ट्रेंथ, एजिलिटी, जिसे कि हम कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी भी बोलते हैं, एंड फ्लेक्सिबिलिटी. सो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल डिस्कस इंडोरेंस. इंडोरेंस इज़ द एबिलिटी टू सस्टेन एन एक्टिविटी. इंडोरेंस बेसिकली किसी भी पर्सन की, किसी भी एथलीट की वो कैपेसिटी है जिसमें कि पर्सन अपनी रेस लगाने के बाद या वार्म अप करने के बाद भी उसके बाद सफिशेंट एनर्जी होती है अपना नेक्स्ट वर्कआउट करने के लिए. उसको हम इंडोरेंस कहते हैं. इंडोरेंस हर गेम के लिए बहुत ही इम्पॉर्टेंट है. इसकी फॉर्म अलग हो जाती है. कुछ ही गेम्स में शॉर्ट टर्म इंडोरेंस की ज़रूरत होती है, कुछ एक में लॉन्ग टर्म इंडोरेंस की ज़रूरत होती है. इसी के बेसिस पे इंडोरेंस को हमने 2 पार्ट्स में डिवाइड किया है. नंबर 1 अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ द एक्टिविटी, एंड नंबर 2 अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. सबसे पहले हम डिस्कस करेंगे अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी. अकॉर्डिंग टू द नेचर ऑफ एक्टिविटी इंडोरेंस जो है फर्दर 3 टाइप की होती है: बेसिक इंडोरेंस, जर्नल इंडोरेंस एंड स्पेसिफिक इंडोरेंस. नाउ वी विल डिस्कस टाइप ऑफ इंडोरेंस अकॉर्डिंग टू द ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी. ये फर्दर 4 टाइप की होती है: स्पीड इंडोरेंस, शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, मिडल टर्म इंडोरेंस एंड लॉन्ग टर्म इंडोरेंस. जैसे कि इसकी नेम से ही क्लियर है स्पीड इंडोरेंस, तो इसमें जितने भी आपको वर्कआउट करना होता है वो बहुत ही स्पीड के साथ करना होता है. जैसे कि आपको 100 मीटर रेस करनी है या हर्डल करनी है, तो इसके साथ आपको इंडोरेंस के साथ स्पीड की भी ज़रूरत होती है. नाउ नेक्स्ट इज शॉर्ट टर्म इंडोरेंस, जो कि एनारोबिक इंडोरेंस भी इसे हम कहते हैं. एनारोबिक इंडोरेंस जो है वो बेसिकली जब ऑक्सीजन की डिमांड आपकी बॉडी को कम होती है और लैक ऑफ ऑक्सीजन में जो आप एक्टिविटी करते हो वो एनारोबिक इंडोरेंस का ही में ही आती है. इसका बेस्ट एग्जांपल है जैसे कि 100 मीटर या 200 मीटर में आपको इतनी ज़्यादा ऑक्सीजन नहीं चाहिए. जैसे ही आपको कमांड मिलती है गो की, तो आप लॉन्ग ब्रीथ के साथ रनिंग स्टार्ट कर देते हो. बहुत ही फास्ट रनिंग होती है. सेम वे स्विमिंग में आप डाइव करते हो, तो वो भी शॉर्ट टर्म इंडोरेंस का ही एग्जाम्पल है. नाउ वी विल डिस्कस शॉर्ट टर्म इंडोरेंस और एनारोबिक इंडोरेंस. यहाँ पे वर्ड एनारोबिक आ रहा है, तो इसका मतलब ये होता है कि जब भी एथलीट ऑक्सीजन की एब्सेंस में वर्कआउट करता है तो वो एनारोबिक इंडोरेंस के अंडर आता है. सपोज इसका बेस्ट एग्जांपल है 800 मीटर में, जहाँ पे आपको इंडोरेंस की भी ज़रूरत है, इसके साथ आपको स्पीड भी चाहिए. तो ऐसे में 45 सेकेंड टू 2 मिनट का हम टाइम देते हैं. इतने स्पीड आपकी होनी चाहिए और इसमें इतनी इंडोरेंस होनी चाहिए कि 800 मीटर आप मैक्सिमम 2 मिनट्स में कवर कर जाओ. नाउ नेक्स्ट इज मिडिल टर्म इंडोरेंस. मिडिल टर्म इंडोरेंस जो है इसकी ड्यूरेशन आगे बढ़ जाती है 2 मिनट टू 11 मिनट के अंदर होती है. जैसे 1500 मीटर की रेस है, उसमें आपको इंडोरेंस चाहिए, बट स्पीड भी आपको कहीं ना कहीं मैटर करती है. लास्ट इज लॉन्ग टर्म इंडोरेंस. लॉन्ग टर्म इंडोरेंस जो है वो 11 मिनट से लेके आगे 1 आवर और 1.5 आवर तक की इंडोरेंस होती है. लॉन्ग रेसेस, क्रॉस कंट्री, साइकिलिंग, ये सारी चीज़ें इसके अंडर आती हैं. नाउ वी विल डिस्कस मेथड टू डेवलप इंडोरेंस. देर आर वेरियस मेथड जिसके थ्रू आप इंडोरेंस को डेवलप कर सकते. नाउ वी विल डिस्कस कंटिन्यू मेथड. इन दिस मेथड द एक्सरसाइज आर डन फॉर अ लॉन्गर ड्यूरेशन ऑफ टाइम विदाउट एनी ब्रेक. इस मेथड में बेसिकली क्या होता है, इंटेंसिटी जो होती है वो लो होती है, बट ड्यूरेशन जो होती है इसकी ज़्यादा होती है. इसमें क्या है, आपका हार्ट रेट जो है वो 120 टू 160 पर मिनट जाना चाहिए, और इस एक्टिविटी को कभी भी एथलीट 30 मिनट से कम ना करे. इसीलिए इसको कॉन्टिन्यूस मेथड कहते हैं, क्योंकि इसमें हम कोई भी ब्रेक नहीं देते. और ये जो कॉन्टिन्यूस मेथड है ये बेसिकली हर गेम के लिए बहुत ज़्यादा इम्पॉर्टेंट है और इसकी हर गेम में रिक्वायरमेंट होती है. कॉन्टिन्यूस मेथड जो है ये फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स. नाउ वी विल डिस्कस स्लो पेस कॉन्टिन्यूस मेथड. ये मेथड जो है बेसिकली क्रॉस कंट्री रनर्स के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है. इसमें एथलीट जो है वो मिनिमम 60 मिनट से लेके 120 मिनट तक कॉन्टिन्यूसली रनिंग करता है विदाउट एनी ब्रेक. इसमें जो हार्ट रेट है एथलीट का वो 130 टू 160 पर बीट पर मिनट होना चाहिए. इसके अलावा उसने जो डिस्टेंस कवर करना है वो उसके माइंड में क्लियर होना चाहिए. 15 टू 25 किलोमीटर उसने कॉन्टिन्यूसली रनिंग करनी है.
हाँ जी, नेक्स्ट इज़ फास्ट पेस कॉन्टीन्यूस मेथड। ये मेथड जो है बेसिकली शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस एंड मिडल डिस्टेंस रेसेस के एथलीट के लिए बहुत ही बेनिफिशियल है। इसमें हार्ट रेट जो होता है वो एथलीट का वो 140 टू 180 पर मिनट भी होता है। इस तरह की जब इंडोरेंस होती है उसमें एनारोबिक इंडोरेंस हम कहते हैं, शॉर्ट डिस्टेंस एंड लॉन्ग डिस्टेंस मिडल डिस्टेंस रेसेस के लिए बहुत ज़्यादा रिक्वायर होती है। इसमें पर्सन को 10 टू 20 मिनट का वर्कआउट करना होता है। नाउ नेक्स्ट इज वेरिड पेस कॉन्टीन्यूस मेथड। जैसे कि इसके नाम से ही क्लियर होता है, इसमें जो पेस है एथलीट की वो वेरी करती है। कभी वो स्लो रनिंग करता है और कभी फास्ट रनिंग करता है। ये ऊपर जो दो हम ऑलरेडी हमने मेथड डिस्कस किए हैं उन दोनों का कॉम्बिनेशन है। जैसे कि जो स्पोर्ट्स पर्सन है, जो एथलीट है, वो कभी फास्ट रनिंग करेगा, कभी स्लो करेगा। इसमें हार्ट रेट जो है वो 160 टू 190 पर मिनट पर बीट जाएगा। इसके अलावा इसकी जो ड्यूरेशन ऑफ द एक्टिविटी होती है वो 25 मिनट से लेके आपकी 1 आवर तक की होती है। इंडोरेंस का नेक्स्ट मेथड जो है वो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड बेसिकली इट्स अ मेथड ऑफ टाइप ऑफ ट्रेनिंग मेथड दैट इन्वॉल्व अ सीरीज ऑफ लो टू हाई इंटेंसिटी वर्कआउट विद रेस्ट और रिलीफ पीरियड इन बिटवीन। इसका मतलब ये होता है कि ये इस तरह का वर्कआउट है जिसमें कि पर्सन को और एथलीट को बीच में रेस्ट दी जाती है। ये डिपेंड करती है इसके कुछ एक वेरिएबल्स पे कि कितना डिस्टेंस कवर करना है एथलीट ने, कितनी स्पीड से उससे वर्कआउट कर रहा है, उसकी ड्यूरेशन ऑफ वर्कआउट कितनी है, या फिर उस वर्कआउट के इन बिटवीन आप जो रेस्ट दे रहे हो उसकी ड्यूरेशन कितनी है, रेपिटेशन कितनी लगा रहा है, उसकी हार्ट बीट कितनी जा रही है, पल्स रेट कितनी जा रही है एथलीट की, और मेथड ऑफ रिकवरी क्या है। इन चीज़ों पे बेस्ड होता है इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। जो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड है ये इसको हम एफर्ट एंड रिकवरी भी कहते हैं। ये बेसिकली इसी के प्रिंसिपल पे डिपेंड करता है। इसमें पर्सन और एथलीट कितना एफर्ट करता है, कितना स्पीडली वर्कआउट करता है और इन बिटवीन उसको कितना आप रिकवरी के लिए टाइम देते हो, इसी पर ये डिपेंड करता है। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड जो होता है ये बेसिकली 2 टाइप का होता है, स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड एंड फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड में डिस्टेंस जो है एथलीट को सपोज 5 टू 10 किलोमीटर कवर करना है तो उसकी ड्यूरेशन जो है 30 मिनट से लेके मैक्सिमम 1 आवर की वर्कआउट का होगा उसका। इसमें जो स्पीड होगी एथलीट की वो 60% से 80% वो अपनी मैक्सिमम स्पीड लगाएगा। इसमें रेपिटेशन की अगर हम बात करें तो 10 टू 20 रेपिटेशन वो अपनी लगाएगा। इसका एग्जांपल मैं आपको 400 मीटर का देती हूँ। सपोज 400 मीटर ट्रैक की रेपिटेशन लगानी है पर्सन ने, तो वो 400 मीटर ट्रैक का एक राउंड लगाया। नेक्स्ट जो है उसने जॉगिंग की। जो इसमें आप पर्सन को रिकवरी दोगे वो या तो वॉकिंग वे में वॉक कर ले या जॉग कर ले, वो डिपेंड करता है। हार्ट रेट जो है 140 टू 180 पर मिनट पर बीट पर मिनट जाएगा। तो इस तरह की ये चीज़ें होती हैं। इसमें रेपिटेशन 10 टू 20 रेपिटेशन एथलीट ने लगानी ही लगानी है। जैसे 400 मीटर ट्रैक का राउंड लगाया, उसके बाद वो 400 मीटर जॉगिंग करेगा, देन फिर 400 मीटर ट्रैक का राउंड फास्ट रनिंग, देन फिर जॉगिंग। तो ये है स्लो इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। इंटरवल ट्रेनिंग मेथड का सेकंड पार्ट है फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड। जैसे कि इसके नेम से ही पता चलता है, इसमें जो इंटेंसिटी है ये बहुत ज़्यादा होगी। रेपिटेशन जो है इसके अगेन ज़्यादा होंगे, जैसे रेपिटेशन 50 टू 25 रेपिटेशन होंगे। इसमें ड्यूरेशन और रेस्ट टाइम जो है वो हाफ मिनट से लेके 2 मिनट तक का दिया जाएगा। वो चाहे एथलीट वॉक करे या जॉग करे, एथलीट पे डिपेंड करता है। उसकी हार्ट बीट 170 टू 200 बीट पर मिनट होगी, जिससे कि पता चलता है इंटेंसिटी जो है उसने बहुत हाई रखी है। इसमें स्पीड अप के साथ वर्क करेगा। सपोज 400 मीटर का ट्रैक है तो इसको हम 4 पार्ट्स में डिवाइड कर देते हैं। स्ट्रेट जो है एथलीट वो विद फुल स्पीड लगाएगा, जिसमें कि उसके एफर्ट्स हम 80 टू 100% एफर्ट्स के साथ वो लगाएगा। उसके बाद 100 मीटर जो है कर्व वाली उसमें वो रनिंग और वॉक करे, जॉगिंग और वॉक करे, देन फिर स्प्रिंट, फिर वॉक,
फिर स्प्रिंट, फिर वॉक, इस तरह की रेपिटेशन 15 to 25 मिनट लगानी है। तो ये फास्ट इंटरवल ट्रेनिंग मेथड होता है। हम स्ट्रेंथ के बारे में बात करेंगे। स्ट्रेंथ जो है बेसिकली 2 टाइप की होती है, स्टैटिक स्ट्रेंथ एंड डायनामिक स्ट्रेंथ। ये एग्जांपल जो है वो मैं स्टैटिक स्ट्रेंथ का दे रही हूँ। स्टैटिक स्ट्रेंथ जिसे कि हम आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं, जो कि 2 वर्ड्स के कॉम्बिनेशन से मिलके बना है। आइसो मीन्स सेम एंड मेट्रिक मीन्स लेंथ। इसमें क्या होता है कि प्लेयर की या इंडिविजुअल की मसल साइज या उसकी मसल की लेंथ में कोई चेंज नहीं आता। आप देखने से ऑब्जर्व नहीं कर सकते, गेस नहीं कर सकते कि पर्सन कितनी स्ट्रेंथ लगा रहा है पर्टिकुलर टास्क पे। मैं आपको दिखाती हूँ। इसका बेस्ट एग्जांपल अगर आपने आइसोमेट्रिक का देना है, जिसे कि हम स्टैटिक स्ट्रेंथ कहते हैं, तो उसका बेस्ट एग्जांपल जो है वो पुशिंग द वॉल है। इसमें क्या है, पर्सन जो है वो वॉल को पुश कर रहा है। अब इन्होंने कितनी स्ट्रेंथ लगाई है इसे आप देखने से जज नहीं कर सकते। सेम वे मैं हल्के हाथ से लगाऊं तब भी मैं वैसे ही लगूंगी, और इन्होंने पूरा अपनी स्ट्रेंथ लगाई हुई है, तब भी कोई गेस नहीं कर सकता कि कितनी स्ट्रेंथ लग रही है। इसमें मसल साइज चेंज नहीं हो रहा, एज इट इज ही है, ठीक है। इसीलिए इसे आइसोमेट्रिक स्ट्रेंथ कहते हैं। अब हम स्ट्रेंथ का सेकंड पार्ट जो है वो डायनामिक स्ट्रेंथ डिस्कस करते हैं। वो अभी आपको परफॉर्म करके दिखाएंगे। इसमें क्या होता है कि पर्सन की जो मसल लेंथ होती है वो चेंज होती रहती है, शॉर्ट एंड लॉन्ग होती रहती है। इस डायनामिक स्ट्रेंथ को हम आइसोटोनिक स्ट्रेंथ भी कहते हैं। इसमें मूवमेंट के साथ ही मसल्स की लेंथ में चेंज आता रहता है। इसके बेस्ट एग्जांपल पुलअप्स एंड पुशअप्स हैं। तो चलिए अब हम आपको परफॉर्म करके दिखाते हैं। जैसा कि ये सब्जेक्ट है हमारे और ये परफॉर्म कर रहे हैं डायनामिक स्ट्रेंथ, आप देख सकते हैं इसमें इनके जो आर्म लेंथ है वो फ्लेक्शन एंड एक्सटेंशन हो रही है। इनके मसल्स की लेंथ जो होती है वो शॉर्टन एंड लॉन्ग हो रही है। तो ये एग्जाम्पल डायनामिक स्ट्रेंथ का है। इसमें मूवमेंट भी हो रही है और इसके साथ में इनकी जो स्ट्रेंथ भी लग रही है। डायनामिक स्ट्रेंथ के जो है ये फर्दर 3 टाइप में डिवाइडेड है। इसमें फर्स्ट है एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ, देन मैक्सिमम स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। डायनामिक स्ट्रेंथ जैसे कि मैंने आपको पहले ही बताया, फर्दर डिवाइडेड इनटू 3 पार्ट्स, मैक्सिमम स्ट्रेंथ, एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ एंड स्ट्रेंथ एंडोरेंस। अब जो एग्जाम्पल है वो हम आपको मैक्सिमम स्ट्रेंथ का देंगे। मैक्सिमम स्ट्रेंथ इट इज द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू एक्ट अगेंस्ट मैक्सिमम रेजिस्टेंस इन ए सिंगल एफर्ट। तो सिंगल एफर्ट की जब बात कर रहे हैं तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल जो है वो शॉर्ट पुट है। शॉर्ट पुट में पर्सन जो है वो सिंगल एफर्ट में मैक्सिमम अपना स्ट्रेंथ लगा के जितनी दूर फेंक सकता है वो हम इसमें आपको दिखाएंगे। अब सब्जेक्ट जो है वो आपको शॉर्ट पुट करके दिखाएंगे और इसमें ये अपनी बॉडी की मैक्सिमम स्ट्रेंथ जो है सिंगल एफर्ट में थ्रो करके आपको बताएंगे। दिस इज द बेस्ट एग्जांपल फॉर द मैक्सिमम स्ट्रेंथ। डायनामिक स्ट्रेंथ का दूसरा एग्जाम्पल जो है वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ है। एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ इज द एबिलिटी टू ओवरकम रेजिस्टेंस विद हाई स्पीड. It is a combination of both speed and strength ability. So it is used in taking off jumping events like long jump, high jump, triple jump. जितने भी जंपिंग इवेंट्स हैं उसमें जब आप अपनी स्पीड के साथ स्ट्रेंथ भी यूज़ करते हो तो वो एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल होता है। चलिए अब हम आपको एक्सप्लोसिव स्ट्रेंथ का एग्जाम्पल दिखाते हैं लॉन्ग जंप के साथ। अब हम इनका फ्रंट व्यू दिखाते हैं कि जैसे ही ये स्पीड के साथ स्ट्रेंथ भी अपनी यूज़ कर रहे हैं। डायनामिक स्ट्रेंथ का थर्ड एग्जाम्पल है स्ट्रेंथ एंडोरेंस। Strength endurance is the ability of an individual to overcome resistance under the condition of fatigue. It is the combination of endurance and strength ability. तो इसका बेस्ट एग्जाम्पल है साइकिलिंग, रोड रेस या क्रॉस कंट्री और स्विमिंग। तो आज जो हम एग्जाम्पल शो कर रहे हैं वो हम आपको 800 मीटर रेस का कर रहे हैं। इसके साथ एंडोरेंस एंड स्ट्रेंथ दोनों ही शो होंगी पर्सन की। सो लेट्स स्टार्ट। नेक्स्ट टॉपिक इज फ्लेक्सिबिलिटी।
सबसे पहले मैं आपको बताऊंगी व्हाट इज़ द मीनिंग ऑफ फ्लेक्सिबिलिटी। फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन एट ए जॉइंट दैट इज एक्सटेंडेड ऑफ ए मूवमेंट पॉसिबल अबाउट ए जॉइंट विदाउट अंडर स्ट्रेन। मीन्स फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है मैक्सिमम रेंज ऑफ मोशन होती है किसी भी जॉइंट की, ठीक है। फ्लेक्सिबिलिटी आपको क्यों ज़रूरी है? फ्लेक्सिबिलिटी जो है वो पर्सन की एज एंड जेंडर पे डिपेंड करती है। ओल्ड एज पर्सन में हमेशा फ्लेक्सिबिलिटी आपको कम मिलेगी एज़ कम्पेयर टू यंगर वन। और अगर हम बात करें जेंडर की तो फीमेल्स में फ्लेक्सिबिलिटी एज़ कम्पेयर टू मेल ज़्यादा होती है। फ्लेक्सिबिलिटी हमें डेली रूटीन लाइफ में भी इसकी बहुत ज़्यादा रिक्वायरमेंट होती है। नॉर्मली क्या होता है कि आपके पर्टिकुलर जॉइंट जो होते हैं उनकी फ्लेक्सिबिलिटी जब कम हो जाती है तो बहुत प्रॉब्लम्स आती हैं, जैसे कि आपके स्टेयर चढ़ने में, बस में जाने में, उतरने में, नीचे बैठने में, खड़े होने में। तो फ्लेक्सिबिलिटी बहुत ही इम्पॉर्टेंट कंपोनेंट है। फ्लेक्सिबिलिटी जो है ये इसके कुछ टाइप होते हैं, 2 टाइप हैं इसके, पैसिव एंड एक्टिव। तो सबसे पहले हम आपको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी परफॉर्म करके दिखाएंगे। पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी जो होती है ये विद द पार्टनर की जाती है। इसमें क्या है कि मैक्सिमम जितना इनकी रेंज ऑफ मोशन है ये उतना आप करेंगे, उसके बाद विद द हेल्प ऑफ पार्टनर जो ये परफॉर्म करेंगे उसको पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी कहते हैं। अब ये जो एग्जांपल है ये पैसिव फ्लेक्सिबिलिटी का है। इसमें आपको विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल ये आप परफॉर्म करेंगे। सो लेट्स स्टार्ट। इसमें मैम कर रहे हैं, अब मैं इनकी हेल्प करूंगी इनकी रेंज ऑफ जॉइंट्स की रेंज ऑफ मोशन बढ़ाने के लिए। अब आप देख सकते हैं विद द हेल्प ऑफ एक्सटर्नल फोर्स तो इनकी जो रेंज ऑफ मोशन है वो इंक्रीज हो जाती है। अब फ्लेक्सिबिलिटी का जो दूसरा पार्ट है वो एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी है, उसको मैं आपको बताती हूँ ये क्या है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी इज़ द एबिलिटी ऑफ ए जॉइंट टू डू मूवमेंट विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प। जैसा कि पैसिव में हम एक्सटर्नल की हेल्प से परफॉर्म कर रहे थे, अब एक्टिव में क्या है, आपने अपने आप विदाउट एनी एक्सटर्नल हेल्प एक्टिविटी को परफॉर्म करना है, तो वो आपकी एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी होती है। एक्टिव फ्लेक्सिबिलिटी फर्दर डिवाइडेड इनटू 2 पार्ट्स, स्टैटिक एंड डायनामिक। स्टैटिक क्योंकि इसके नाम से ही क्लियर होता है, इसमें पर्सन ने जो एक्टिविटी परफॉर्म करनी है वो स्टेशनरी पोजीशन पे करनी होती है। इसमें तकरीबन सभी आसन जो होते हैं जैसे हल आसन, चक्रासन, पश्चिमोत्तान आसन वो सभी आते हैं। और डायनामिक का जो एग्जाम्पल है वो जिम्नास्टिक का बेस्ट एग्जाम्पल है। इसमें जिम्नास्ट जो होते हैं वो मूवमेंट के साथ अपनी फ्लेक्सिबिलिटी को शो करते हैं, जैसे कि कार्टव्हील करते हैं या रोमन रिंग पे वो परफॉर्म करते हैं, तो ये इसका बेस्ट एग्जाम्पल है। तो अब हम आपको एक्टिव के एग्जाम्पल शो करते हैं। ये एक्टिव की एग्जाम्पल है, ये भुजंग आसन मैम परफॉर्म कर रहे हैं, ये विदाउट एनी हेल्प कर रहे हैं। एक्टिव के साथ ही ये स्टैटिक जो फ्लेक्सिबिलिटी है उसका भी एग्जाम्पल है। अब स्टैटिक का हम सेकंड आसन आपको शो कर रहे हैं, जो कि मैंने ऑलरेडी आपको बताया है, योगा का कोई भी आसन आप परफॉर्म करेंगे जिसमें स्टेशनरी पोजीशन होगी तो वो स्टैटिक फ्लेक्सिबिलिटी का एग्जाम्पल होता है। फिजिकल फिटनेस का नेक्स्ट कंपोनेंट है स्पीड। स्पीड इज एबिलिटी ऑफ द इंडिविजुअल टू परफॉर्म ए मूवमेंट ऑफ सेम पैटर्न एट फास्टर रेट। स्पीड जो है ये बेसिकली किसी भी पर्सन की मूवमेंट पे डिपेंड करता है कि वो अपनी लिम्स की कितनी फास्ट मूवमेंट करता है, उसी पे पर्सन की स्पीड डिपेंड करती है। स्पीड को दूसरे वर्ड्स में हम कह सकते हैं कि मिनिमम टाइम में मैक्सिमम डिस्टेंस को कवर करना ही स्पीड होता है। स्पीड जो है वो बेसिकली इंडिविजुअल टू इंडिविजुअल डिफर करता है।
ये स्पीड जो है वो बेसिकली डिपेंड करती है फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स एंड स्लो ट्विच मसल फाइबर्स पे। जिस पर्सन में जितने ज़्यादा फास्ट ट्विच मसल फाइबर्स होंगे उसकी स्पीड उतनी ही ज़्यादा होगी, और जिसमें स्लो ट्विच मसल फाइबर होंगे वो पर्सन जो होगा उसकी इंडोरेंस बेटर होगी। तो स्पीड जो है वो हम एक एक्सटेंड तक इम्प्रूव कर सकते हैं, बट अगर आप ये कहें उसमें ड्रास्टिक चेंज आ जाएगा तो वो पॉसिबल नहीं होता। स्पीड जो है ये फर्दर 5 टाइप में डिवाइड होती है। रिएक्शन स्पीड, स्पीड ऑफ मूवमेंट, एक्सेलरेशन स्पीड, स्पीड इंडोरेंस एंड लोकोमोटर एबिलिटी। फर्स्ट एग्जांपल हम शो करेंगे रिएक्शन एबिलिटी। रिएक्शन एबिलिटी का मतलब ये होता है कि पर्टिकुलर सिग्नल पे पर्सन कितना क्विकली रिएक्ट करता है। रिएक्शन एबिलिटी जो होती है ये 2 टाइप की होती है, सिंपल एंड कॉम्प्लेक्स। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी का मतलब ये होता है कि पर्सन पहले से ही रेडी होता है पर्टिकुलर सिग्नल पे रिएक्ट करने के लिए। कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी का मतलब होता है इट इज़ द एबिलिटी टू रिएक्ट क्विकली एंड एक्यूरेटली टू अनएक्सपेक्टेड सिग्नल। सो अब हम आपको एग्जांपल शो करेंगे विद द क्लैपर कि पर्सन कितनी फास्ट जो है वो रिएक्ट करता है सिग्नल पे और कितना क्विकली निकलता है रेसिस के लिए। Acceleration ability. It is the ability to gain maximum speed in a minimum time from a stationary position. इसका बेस्ट एग्जाम्पल है आपका एथलेटिक्स में रेसेस। जैसे ही पर्सन रेसेस में स्पेशली स्प्रिंट रेसेस में ब्लॉक से निकलता है और अपने आप को एक्सेलरेट करता है, अपनी स्पीड अप करता है, तो वो एक्सेलरेशन एबिलिटी कहलाता है। नाउ वी विल डू ऑफ स्पीड, इट्स कॉल्ड स्पीड ऑफ मूवमेंट, जिसे कि हम मूवमेंट स्पीड भी कहते हैं। इट इज़ द एबिलिटी ऑफ ए मसल टू डू अ सिंगल मूवमेंट इन अ मिनिमम टाइम, कि मिनिमम टाइम में सिंगल मूवमेंट जो होती है उसको स्पीड मूवमेंट कहते हैं। इसका बेस्ट एग्जांपल हम शो करेंगे बॉक्सिंग में। स्पीड का 4th टाइप है स्पीड इंडोरेंस। इट इज़ द एबिलिटी टू परफॉर्म द मूवमेंट एट द फास्टर स्पीड अंडर द कंडीशन ऑफ fatigue. It depends upon speed, explosive strength and endurance. So इसका best example long distance races, cycling and marathon है। Speed का last part है locomotor ability. Locomotor ability is the ability of an individual to maintain maximum speed for a maximum possible of time और duration. इसमें हम कह सकते हैं कि मैक्सिमम स्पीड को मैक्सिमम टाइम तक मेंटेन रखना, सेम स्पीड में मेंटेन रखना ही लोकोमोटर एबिलिटी है। इसके बेस्ट एग्जांपल्स हैं शॉर्ट डिस्टेंस रेसेस, स्विमिंग एंड साइकिलिंग। ये मैं इसीलिए कह रही हूँ क्योंकि इसमें इंडोरेंस भी है और इनकी स्पीड भी आ रही है। फिजिकल फिटनेस का लास्ट कंपोनेंट है कोऑर्डिनेटिव एबिलिटी। ये इस तरह की एबिलिटी होती है जो कि आपके न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन पे डिपेंड करती है। इसमें एथलीट का न्यूरोमस्कुलर कोऑर्डिनेशन मींस उसके मसल्स, उसके लिम्स, उसका हेड, उसकी आई का कोऑर्डिनेशन और उसके माइंड का कोऑर्डिनेशन डिपेंड करता है। ये फर्दर 7 पार्ट्स में डिवाइडेड है, 7 टाइप्स होते हैं इसके, वो हम आपको 1 by 1 एक्सप्लेन करते हैं। Now type of coordinative ability. First of all we will discuss coupling ability. Coupling ability is the ability to combine the movement of different body parts for performing perfect sports movement. इसका मतलब ये होता है कि आपकी बॉडी जो है वो किस तरह से बॉल के साथ कोऑर्डिनेट कर रही है। इसमें हैंड, आई, लेग्स, फुट, इन सब का कॉम्बिनेशन होता है। डिफरेंट कॉम्बिनेशन के साथ किस तरह से परफॉर्म किया जाता है, इसे कपलिंग एबिलिटी कहते हैं। Next is reaction ability. It is the ability to react quickly and effectively to a signal. इसका मतलब ये होता है कि पर्सन किसी भी सिग्नल पे कितना क्विकली रिएक्ट करता है उसको रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। ये बेसिकली 2 टाइप की होती है, सिंपल रिएक्शन एबिलिटी एंड कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी। सिंपल रिएक्शन एबिलिटी का जैसे कि सामने मैं आपको एग्जाम्पल शो कर रही हूँ, ये मैच सिचुएशन है, मैच स्टार्ट होने वाला है, दोनों टीम के कैप्टन खड़े हैं। जैसे ही विसल बजेगी और जिसका रिएक्शन टाइम जितना फास्ट होगा वो उतना क्विकली रिएक्ट करके बॉल को अपनी साइड ले जाएगा। नेक्स्ट इज अनएक्सपेक्टेड रिएक्शन एबिलिटी। ये इस तरह की एबिलिटी होती है जो कि अनएक्सपेक्टेड होती है। मोस्टली गेम्स में अनएक्सपेक्टेड
एबिलिटी के लिए, रिएक्शन एबिलिटी के लिए स्पोर्ट्स पर्सन को रेडी रहना पड़ता है। सपोज गोलकीपर है यहाँ पे और सामने एक पर्सन गोल करने जा रहा है, तो गोलकीपर को ये नहीं मालूम कि लेफ्ट साइड गोल आएगा, किक आएगी या राइट साइड पे आएगी, तो इसे कॉम्प्लेक्स रिएक्शन एबिलिटी कहते हैं। नाउ बैलेंस एबिलिटी। बैलेंस एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जो कि स्टेशनरी या डायनामिक पोजीशन में पर्सन का बैलेंस कितना चेंज हो रहा है और डिस्टर्ब होने के बाद वो कितना क्विकली अपने बॉडी को रीबैलेंस करता है, वो शो होता है। तो अभी यहाँ पे हम एग्जांपल देंगे आपको जूडो का कि किस तरह से ये दोनों एक दूसरे को गिराने की कोशिश करेंगे और उसके बाद फिर से अपने आप को रीबैलेंस करेंगे। नेक्स्ट इज रिदमिक एबिलिटी। रिदमिक एबिलिटी वो एबिलिटी होती है जिसमें किसी भी स्पोर्ट्स पर्सन की बॉडी जो है वो एक रिदम के साथ परफॉर्म करती है। इसका बेस्ट एग्जांपल कार्टव्हील है जिम्नास्टिक में। यहाँ पर सर आपको कार्टव्हील शो करके दिखाएंगे। ये देखिए, ये डायनामिक मूवमेंट है, इसमें रिदम के साथ इनकी बॉडी जो है वो बैलेंस भी हो रही है। नेक्स्ट इज अडेप्टिव एबिलिटी। ये वो एबिलिटी होती है जो कि तकरीबन हर स्पोर्ट्स पर्सन की एक स्टेज पे आके डेवलप हो जाती है। इसमें क्या होता है कि पर्टिकुलर स्किल को वो इतना डेली प्रैक्टिस करके ऑटोमेटाइज हो जाता है कि वो उसका माइंड इजीली पर्टिकुलर सिचुएशन पे रिएक्ट करने लग जाता है। जैसे कि कोई बैट्समैन है, बॉलर ने बॉल कराई तो वो ऑटोमेटिकली उसका बैट की बैकलिफ्ट स्टार्ट हो जाती है। तो ये अडेप्टिव एबिलिटी का एक एग्जाम्पल है। इस डिफरेंशिएट एबिलिटी, ये वो एबिलिटी होती है जो कि स्पोर्ट्स पर्सन की हाई डिग्री ऑफ एक्यूरेसी पर डिपेंड करती है। विद द टाइम ऑफ प्रैक्टिस और ट्रेनिंग स्पोर्ट्स पर्सन जो होता है वो इतना एक्यूरेट हो जाता है कि वो डिफरेंट सिचुएशंस में अकॉर्डिंगली रिएक्ट करना सीख जाता है। जैसे कि मैच सिचुएशन में अलग से, नेट प्रैक्टिस में अलग से। तो ये उस एबिलिटी का ही पार्ट है।